Good morning, children. I hope you all are fine. And now, before starting the next topic, let's briefly revise the previous discussion in points. Now, in the previous lecture, we have discussed the first point, that is the liberal nationalism in economic sphere. Means कि यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद. एंड द सेकेंड टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है. नाउ थर्ड टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड ज़ोलिवेरिन. व्हाट इज ज़ोलिवेरिन? अ कस्टम यूनियन, अ जर्मन कस्टम यूनियन. यानी ज़ोलिवेरिन क्या है? यह एक जर्मन कस्टम संघ है, यानी एक जर्मन शुल्क संघ है जो कि वस्तुओं और यातायात पे लगाए हुए कर को हटाने का काम करते थे. नाउ वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन टुडे लेक्चर, दैट इज द a new conservatism after 1850 in Europe. मीन्स कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद यूरोप में 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद किस तरीके से समाज में पनपा, यानी हाउ द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 इन यूरोप इमर्ज्ड. और क्या क्या उसके जो विचार थे, क्या क्या उसके आइडियाज़ थे, वो क्या बिलीव करता था, या उसके बिलीव्स क्या थे, क्या उसके विश्वास क्या थे, क्या उसके मानने वाले विचार थे. वी आर गोइंग टू डील ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस लेक्चर. Now, in order to understand the topic, a new conservatism after 1815 in Europe, यानी यूरोप में 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, इस शीर्षक को समझने के लिए सबसे पहले हम लेट्स नो अबाउट द टर्म कंजर्वेटिज्म के बारे में हम समझेंगे. नाउ इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी. यह एक राजनीतिक फिलॉसफी है. इट इज़ अ फिलोसफिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ tradition, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change. Means कि ये एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, और ये तेज़ बदलाव के बजाय क्रमिक यानी धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है. यानी रूढ़िवाद जो का मानना है कि अगर समाज में विकास हो रहे हों या पारंपरिक संस्थाओं की वजह से अगर समाज में विकास हो रहा है तो वो क्रमिक और धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि तेज़. यानी जो बदलाव, जो चेंजेस होने चाहिए शुड बी इन स्लो फॉर्म, नॉट इन क्विक फॉर्म. Now let's start the topic कि what happened when 1850 after 1815 a new conservatism emerged in the European society. What happened then? The first point we will deal, that is the European inspired कंजर्वेटिज्म. मीन्स पहला आपका पॉइंट है यूरोपियन प्रेरित रूढ़िवाद. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो ये है कि हाउ द यूरोपियन रिवोल्यूशनरी वर इंस्पायर्ड बाय द how the European society was inspired by the conservatism. Means कि किस तरीके से 1815 में रूढ़िवाद जो से यूरोपियन किस तरीके से प्रभावित हुआ. Now, after the defeat of Napoleon in 1815, European government were inspired or driven by the spirit of conservatism. Means कि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद जो यूरोपियन सरकार थी वो इस रूढ़िवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी. नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ दैट कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, यानी क्या क्या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे चर्च, मोनार्की एंड फैमिली. यानी ये आपके दूसरा पॉइंट है कि द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस विच वेयर इन द सोसाइटी दैट वेर चर्च, monarchy, family, social order and customs, traditions and family. यानी कौन कौन से पारंपरिक संस्थाएं थी जो कि चर्च, राजतंत्र और
परिवार। यानी इट मीन्स कि रूढ़िवाद ये मानते थे कि राज्य और समाज में रहने वाली जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, ये राज्य और समाज में जो रहने वाली जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका राजतंत्र, चर्च, परिवार या ऊंच नीच संपत्ति, इनको बनाए रखना चाहिए। यानी इट मीन्स दैट कि they believed they that established traditional institution of state and society like monarchy, church and family property should be preserved, should be protected। इनको सुरक्षित रहना चाहिए और इनको प्रिजर्व करना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथन मोनार्की। दिस पॉइंट मीन्स दैट कि ये जो रूढ़िवाद थे वो राजतंत्र को पारंपरिक संस्था मानते थे। यानी जो रूढ़िवाद क्या मानते थे, यानी राजतंत्र को क्या मानते थे, एक पारंपरिक संस्था मानते थे। दे बिलीव द मोनार्की एज अ ट्रेडिशनल सिस्टम, एज अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने क्या सोचा, इनका मानना था कि नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तन थे, जो चेंजेस थे, से उन्होंने ये सीखा था कि आधुनिकीकरण से हम राजतंत्र को और भी मजबूत बना सकते हैं। What they believed that कि उनका ये मानना था कि the monarchy institution could become more strong and potent through the modernization, या with the modernization which came after the when Napoleon started the changes in the society. Now the third point is conservatism regimes, यानी autocratic, यानी रूढ़िवादी शासन। यानी ये जो रूढ़िवादी शासन कैसा था, what type of conservatism regimes had the nature। So हम कह सकते हैं कि the conservatism regime after 1815 had the nature of autocratic, यानी had autocratic in nature। ये रूढ़िवादी शासन कैसा था, निरकुंज था। autocratic means हम कह सकते हैं निरकुंज था, यानी ये राजतंत्र स्वभाव वाले थे। Now fifth point is that the government plus censorship। Now fifth point is that कि government plus censorship और and then newspaper, books and songs। नाउ हम इस पॉइंट को शुरू करने से पहले हम आपको फोर्थ पॉइंट जो है रूढ़िवादी शासन निरकुंज थे, इसको कुछ और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। मतलब ये है कि वो कैसे, ये रूढ़िवादी शासन निरकुंज कैसे थे, हाउ इट हैड द नेचर ऑफ ऑटोक्रेटिक। क्योंकि दे बिलीव, उनका ये मानना था कि वो ये मानते थे कि वे जो है आलोचना में या क्रिटिसिज्म में या असहमति में, डिसेंट में बिलीव नहीं करते थे। उनको आलोचना पसंद नहीं थी, उनको असहमति पसंद नहीं थी। वो इस तरह की कोई भी विचार जो असहमति हो या असंतुष्टि हो या क्रिटिसिज्म हो या आलोचना हो, ये इसको बेयर नहीं कर सकते थे, टॉलरेट नहीं कर सकते थे। सो दिस कंजर्वेटिज्म रिजाइम हैड द नेचर ऑफ ऑटोक्रेटिक, यानी ये निरकुंज स्वभाव के थे। और उन्होंने एक काम और किया था कि उन्होंने वो सारी गतिविधियों को दबाना चाहा। उन्होंने सारी गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को उन्होंने दबा दिया जो कि निरकुंज सरकार, जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती थी। यानी दे डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म एंड ट्राई टू कर्ब ऑल द एक्टिविटीज़ विच टॉक अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट प्लस सेंसरशिप। यानी ये सेंसरशिप क्या था, किस पर था, ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स एंड सॉन्ग्स। यानी जो सरकार थी उसने नियंत्रण लगाया किस पर, अखबारों पर, किताबों पर, गीतों पर। क्यों, वाई द गवर्नमेंट हैड सेंसरशिप ऑन दीज थिंग्स, क्यों उसने इस पे लगाया, क्योंकि जो ज़्यादातर जो सरकार थे, जो यूरोपियन सोसाइटी में जो सरकार बन रही थी, उन सभी ने अखबारों, नाटकों, किताबों, गीतों पर नियंत्रण लगाए। क्यों, ताकि वे फ्रांसीसी उदारवादी जो राष्ट्रवादी क्रांति की जो विचारधारा थी, जो उसकी उदारवादी जो थॉट्स थे, वो उसके बारे में लोग जान ना पाए, लोगों तक वो पहुंच ना पाए। उनको रोकने के लिए द गवर्नमेंट हैड सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स एंड सॉन्ग्स। क्योंकि जितने जो फ्रांसीसी उदारवादी के जो विचारधारा थे, जो उनके राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में शुरू हुई थी, वो जो विचारधारा थी वो इन्हीं सब सोर्सेज से, यानी अखबारों से, यानी अखबार
अखबारों से, किताबों से और गीतों से लोगों तक पहुंच सकते थे। यानी लोगों तक ये जो क्रांतिकारी विचारधारा थी वो लोगों तक आसानी से पहुंच सकता था अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म। यानी जो यूरोपियन कंजर्वेटिज्म थे उनका ये मानना था कि द गवर्नमेंट शुड पुट सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स एंड सॉन्ग्स। क्यों? क्योंकि अगर ये नियंत्रण इस पर नहीं लगाते तो लोग इनके द्वारा वो सारी उदारवादी भावनाओं को वो जान सकते थे। नाउ 6 पॉइंट इज दैट कि लिबरल नेशनलिस्ट यानी इशू फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी द लिबरल नेशनलिस्ट का एक मोटिव था, एक मकसद था, एक पर्पस था, वो था कि द प्रेस शुड बी फ्री। यानी प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, प्रेस को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। क्योंकि लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ थे, उनको कंजर्वेटिज्म जो आइडियाज़ थे वो उनके खिलाफ थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये करना शुरू किया कि उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया, एक इशू उठा लिया कि प्रेस को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे वो प्रेस की आज़ादी की मांग कर रहे थे ताकि वो अपने विचारों को लोगों तक आसानी से पहुंचा सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट in this topic is next point in this topic is, now we have already discussed about the nationalism we have already discussed about the after 1815 a new type of conservatism emerged in the European society। यानी 1815 के बाद यूरोप में एक नया रूढ़िवाद उभर कर आया। अब इस पॉइंट के बाद अब चूँकि जो न्यू कंजर्वेटिज्म यानी नया जो रूढ़िवाद था वो यूरोपियन सोसाइटी में आया, तो न्यू कंजर्वेटिज्म ने अपने विचारों को यूरोपियन सोसाइटी में स्थापित किया। वो बिल्कुल मोनार्की सिस्टम के फेवर में थे। वो कोई रिपब्लिक, कोई गणतंत्र, प्रजातंत्र वो नहीं लाना चाहते थे। उनके हिसाब से मोनार्की सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि उनके हिसाब से पारंपरिक संस्था थी, यानी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था राजतंत्र। इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अभियान, बहुत सारे एक्सपीडिशंस, बहुत सारे मेजर्स भी किए। लेकिन among those ideas of convertism, इस रूढ़िवाद विचारधारा में कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज भी थे जिन्होंने मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट बोलना शुरू किया। और वो रिवोल्यूशनरी जो थे वो उनका क्या मकसद था, और what was the purpose of those revolutionary which emerged in the European society when the new conservatism after 1815 emerged in the European society। तो इस पॉइंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे the very first point in this topic is 1815 लिबरल नेशनलिस्ट दैट इज़ अंडरग्राउंड। यानी जब क्रांतिकारी जो थे 1850 में जब कन्वर्टिज्म जब उभरा, उसमें रूढ़िवाद का जब उदय हुआ यूरोपियन सोसाइटी में, तब 1815 में बहुत सारे उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे वो भूमिगत हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में रूढ़िवाद का बहुत मजबूत पकड़ थी, बहुत मजबूत पकड़ हो गई थी। इसीलिए ये जो है वो अपनी विचारों को खुलकर सामने वो लेकर नहीं आ पा रहे थे, वो अपने विचारों को लेकर लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सो दे बिकेम अंडरग्राउंड इन 1815 मेनी लिबरल नेशनल्स। बहुत सारे उदारवादी राष्ट्रवादी जो है वो भूमिगत हो गए, यानी दमन के डर से। यानी आप कह सकते हैं कि 1815 के बाद दमन के डर से बहुत से उदारवादी भूमिगत हो गए। यानी आफ्टर 1815 मेनी लिबरल्स बिकेम अंडरग्राउंड ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन, यानी दबन, ये दबाव की वजह से, दमन की वजह से वो अंडरग्राउंड हो गए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि यूरोप सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रेड द रिवोल्यूशनरीज आइडियाज। ना आपका सेकेंड पॉइंट ये है कि यूरोपियन समाज, गुप्त संगठन और क्रांतिकारी विचार। मतलब ये कि बहुत सारे यूरोपियन राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया देने के लिए और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। यानी बहुत सारे जो, इट मीन्स की सीक्रेट सोसाइटीज़ वेयर फॉर्म्ड टू गिव ट्रेनिंग टू द रिवोल्यूशनरीज
to spread the ideas of revolution, to spread the revolutionary ideas in the European society. Now the third point is revolutionary opposed monarchy. Revolutionary opposed monarchy. It means कि इन्होंने क्या करना, ये जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना शुरू कर दिया. मीन्स कि जो रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे इन्होंने किसका विरोध करना शुरू कर दिया, मोनार्की का यानी राजतंत्र का. रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया किसका, यानी राजतंत्र का. दे स्टार्टेड अपोजिंग मोनार्की. इन्होंने इन व्यवस्थाओं का अगेंस्ट ये लोग इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. मतलब कि उस समय जो क्रांतिकारी होने का मतलब होता था कि वो राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वायना की संधि के बाद बने थे. एज यू नो, एज वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रीटी ऑफ वायना इन 1804, जब आपका वायना की संधि हुई थी तब ये हुआ था कि उस संधि के बाद जो थे, जो फ्रांसीसी जो नोबल्स, जो फ्रांसीसी विजयी नेशन थे जैसे प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रियन, ब्रिटेन, ये लोग क्या थे, इन्होंने क्या किया था, फ्रांस में वही बर्बन डायनेस्टी, वही मोनार्की, वही राजतंत्र वापस लेकर आए थे जो कि लुइस 16 के टाइम में था. हालांकि नेपोलियन ने भी राजतंत्र ही स्थापित किया था, प्रजातंत्र उसने स्थापित नहीं किया था, लेकिन उसने जो राजतंत्र स्थापित किया वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड था. और ये जो फिर नेपोलियन की हार के बाद जब ट्रीटी ऑफ वायना की संधि साइन हुई, जब वायना की संधि हुई तब फ्रेंच सोसाइटी में जो फिर से वही बर्बन डायनेस्टी, वही लुइस 16 का मोनार्की राजतंत्र पहले वाला जो है वो स्थापित हुआ. तो इसका कहने का मतलब था कि यहाँ पे है कि ये जो क्रांतिकारी जो थे, रिवोल्यूशनरी थे, ये उसी मोनार्की सिस्टम, उसी राजतंत्र के खिलाफ वो बोल रहे थे. दे स्टार्टेड अपोजिंग द मोनार्की सिस्टम इन द यूरोपियन सोसाइटी. यानी उनके उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वायना की संधि के बाद हुआ था. और इट ऑल्सो मीन्स कि टू बी रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी होना, at the time mean to oppose the monarchical forms after the Treaty of Vienna. And for a revolutionary, it was necessary to fight for the liberty, for the equality or against the monarchy. उस समय जो है वो रिवोल्यूशनरी एक क्रांतिकारी होने का मतलब ये होता है कि वो लोगों की आज़ादी के लिए, लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकार के लिए और लोगों की बराबरी के लिए लड़े. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था, नारा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये जो स्लोगन था ये इन रिवॉल्यूशनरी, इन यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी को इंस्पायर कर रहा था, जो कि कंजर्वेटिज्म के खिलाफ वो बोल रहे थे. वो पूरी तरीके से उस रूढ़िवाद के खिलाफ थे, ये पूरी तरीके से इस राजतंत्र के खिलाफ थे. नाउ अगर हम रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी नेम जियोस्पी मज़िनी. इनको हिंदी में इनका नाम हम बोल सकते हैं जियुत्सपी मेथेस्नी. ही वॉज, ये एक बहुत उस समय इटली यूरोपियन सोसाइटी में ये बहुत बड़े जो हैं रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाने गए. और ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी. ये एक इटालियन क्रांतिकारी थे जो कि बॉर्न इन जिनेवा, जो कि जिनेवा में इनका जन्म हुआ इन 1807 इन 1807. ही वॉज बॉर्न इन जिनेवा. एंड थर्ड पॉइंट, ही बिकेम मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज़. ये क्या बने, ये जो है इन्होंने ये जो है यूरोपियन सोसाइटी में जो गुप्त संगठन बन रहे थे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द सीक्रेट सोसाइटीज़, उनका क्या काम था, तो ये गुप्त संगठन के सदस्य बने. ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़ इमर्ज्ड इन European society. Now the fourth point of his character is कि at the very young age of 24 years, at the very young age of 24 years, he exiled in 1831.
मतलब कि ये 24 साल की बहुत ही यंग एज में, बहुत ही युवा अवस्था में इनको बहिष्कृत कर दिया गया इन 1831 में, यानी इनको देश से निकाल दिया गया। क्यों? टू स्प्रेड, टू स्कैटर्ड, फॉर स्कैटरिंग द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ इन लिगुरिया। यानी मतलब ये है कि ये एक इटालियन क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ, और ये गुप्त संगठन के सदस्य बने, और ही बिकेम अ member of secret society at the early age, at a very young age of 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। यानी 24 वर्ष की आयु में, युवावस्था में, ये लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें बहिष्कृत यानी देश से निकाल दिया गया। नाउ वेयर इज लिगुरिया? लिगुरिया है कहाँ? लिगुरिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इटली, यानी उत्तरीय पश्चिमी इटली में ये स्थित है, और ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है। यानी इट इज़ अटैच्ड टू द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, यानी बॉर्डरिंग विद द फ्रांस। ये इटली के उत्तरी पश्चिमी में है, जो फ्रांस की सीमा से जुड़ा हुआ है। और फॉर दिस रीज़न, यानी लिगुरिया में एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को फैलाने के लिए, वहाँ पे रिवोल्यूशन शुरू करने के लिए द जिउस्पी वॉज एग्जाइल्ड एट द एज ऑफ 24 इन 1831। 1831 में उनको एग्जाइल कर दिया गया, ये बहिष्कृत कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट कि दिस रिवोल्यूशनरी जिउस्पी ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। इन्होंने क्या किया? आफ्टरवर्ड ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। इन्होंने, जिउस्पी ने 2 गुप्त भूमिगत संगठनों का निर्माण किया। उसके बाद ये रुके नहीं, ये अपने रिवोल्यूशनरी, ये अपने क्रांतिकारी विचारों से आगे ही बढ़ते गए, और ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। 2 गुप्त भूमिगत संगठनों का इन्होंने निर्माण किया। पहला जो गुप्त संगठन था वो था यंग इटली, यानी जो कि मार्शलीज में था। And the first underground society is Young Italy in Marseilles. Now second was in Europe in Bern, यानी Bern is a province in Europe। ये second जो था वो था यूरोप में, Bern second was situated, that is called the Young Europe in Bern। यानी he founded 2 underground societies, यानी इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों का निर्माण किया। नाउ व्हाट ही बिलीव्ड, अब उनका ये बिलीव क्या था? सेकेंड पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा कि क्या बिलीव करते थे ये। ही बिलीव्ड, ये मानते थे कि नेशन, यानी गॉड इंटेंडेड टू मेक अ नेशन विच वॉज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। यानी he believed that nation is a natural unit of mankind according to God's will। इनका विश्वास था कि राष्ट्र जो है वो ईश्वर की मर्जी से मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, यानी भाग है, यानी कि ईश्वर की खुद की बनाई हुई एक ऐसी इकाई, एक ऐसा हिस्सा है राज्य, जो किसी के अधीन नहीं रह सकता एक्सेप्ट गॉड्स विल। Understood, children? Now the next point, what he believed and what he wanted। अब वो क्या चाह रहा था? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि व्हाट ही बिलीव्ड, व्हाट ही वांटेड। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा व्हाट ही बिलीव्ड, कि जैसे इन ये ही बिलीव्ड इन दैट गॉड, that nation is a natural unit of mankind according to the God's will। Now इसका थर्ड पॉइंट था कि ये what he wanted, what he wanted, ये क्या चाह रहा था? मीन्स कि ये he wanted what? Italy forged single unified republic। मीन्स ये क्या चाह रहा था? इसका क्या एक अनदर क्या इसका विश्वास था, क्या मानना था कि इटली रिपब्लिक व्हाट विथ वाइडर alliance of nations।
मीन्स कि इटली राष्ट्रीयों का व्यापक गठबंधन और एकीकृत होना। यानी he talked about the unification of Italy. He talked about the unification of Italy. यानी इसका मानना था कि जो he believed that nation is a natural unit of mankind according to God's will. यानी so he wanted कि इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के टुकड़ों की तरह नहीं रह सकता है। इट मीन्स कि इटली कुड नॉट रिमेन टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसको एक व्यापक गठबंधन से एकीकृत गणतंत्र बनाना था। यानी he believed कि for the unification he believed in the unification of state, unification of kingdom, so he wanted Italy to be unified from small patches of states to one unified potent strong nation। तो कह सकते हैं तो कि ये माना था ना इसका कि इटली छोटे छोटे राज्यों के बजाय एक यूनिफाइड एकीकृत जो है एक महागठबंधन से एक छोटे छोटे राज्यों गठबंधन से एक बड़ा राज्य बन सके। यानी इट हैड टू बी अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विथ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। यानी इसके कहने का मतलब था कि उसने राजतंत्र का धीरे धीरे विरोध किया और फिर उसका विरोध जो है वो प्रजातंत्र गणतंत्रों के, फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो धीरे धीरे राजतंत्र का जब विरोध करना उसने शुरू किया, तब उसके इसी विरोध ने उसके जो एक का जो सपना था कि वो किस तरीके से प्रजातंत्र गणतंत्रों को रूढ़िवाद से अलग कर सके, तो ये पूरा किया उसने। एंड टू फुलफिल हिज ड्रीम ही टॉक्ड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। तो उसने कहा ना कि दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। यानी ये जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, इटली का जो एकीकरण है, यही इटली की मुक्ति या आज़ादी का आधार हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये एकीकरण ही यानी इटली का यूनिफिकेशन ही मुक्ति यानी आज़ादी का आधार हो सकता है। दिस इज द पॉइंट। यानी आपका 7th पॉइंट क्या है? इटली यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन यानी लिबर्टी, यानी इटली एकीकरण, आज़ादी। मीन्स कि इटली could be, this unification of Italy alone could be the basis of Italian liberty। इटली के यूनिफिकेशन ही इटली की आज़ादी का कारण बन सकता है या आधार हो सकता था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, ये रिवॉल्यूशनरी जेस्पी ने के विचारों ने बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश को प्रेरित भी किया। बहुत सारे यूरोपियन देश ऐसे थे जो इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। यानी इस मॉडल को देखकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड भी गुप्त संगठन बनाने लगे थे। यानी कौन कौन से, नेक्स्ट पॉइंट है, कौन कौन से जो थे आपके इस मॉडल को देख, इस विचारधारा से वो प्रेरित होके फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड, दे स्टार्टेड मेकिंग सीक्रेट सोसाइटीज। यानी ये भी जो है वो गुप्त संगठन बनाने लगे। They also started making the secret societies to spread out the revolutionaries' ideas among their nation, among their people। यानी Germany, Poland, France and Switzerland, they started making secret societies। So children, in the last
we can conclude that Giuseppe, yani the revolutionary, Italian revolutionary, became successful in frightening the conservatives with his relentless opposition to monarchy and his dream of democratic republic. यानी हम कह सकते हैं लास्ट में कि उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और अपने इसी विरोध तथा अपने प्रजातंत्र गणतंत्रों के सपने में रूढ़िवाद को हरा दिया. यानी he defeated the conservatism, रूढ़िवाद, he defeated the monarchy यानी राजतंत्र through his dream of democratic republic. वो उसने अपने प्रजातंत्र गणतंत्र के सपनों के द्वारा उसने राजतंत्र को और रूढ़िवाद को हरा दिया. So he became successful in establishing the revolutionary ideas in European society. So children, we will stop here and I hope you will get the points, and so take care of yourself and your family. Goodbye and thank you.